देखिए, द मुगल एम्पायर had become too large to be ruled by one man or from one सेंटर। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप इसको अगर आप देखो तो मोहम्मद बिन तुगलक से जोड़कर देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली साम्राज्य के टाइम पर उसने अपनी राजधानी दौलताबाद यानी देवगिरी ट्रांसफर किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसने डेक्कन को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी, और डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की कोशिश की वजह से उसने क्या किया, कहा कि दिल्ली से मैं डेक्कन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों ना हम राजधानी को ऐसी जगह शिफ्ट कर दे मिडल में कि यहां से हम इधर भी देख ले, इधर भी देख ले, इधर भी चारों तरफ देख ले। यही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, तभी तो उसने राजधानी क्या की थी, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि उसको 2 साल के अंदर ही अपनी राजधानी दौलताबाद से फिर दिल्ली वापस लानी पड़ी, है ना। और अकबर की अगर आप पॉलिसी देखो तो अकबर ने भी क्या किया था, डेक्कन को अपने कंट्रोल में था, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में कभी नहीं लिया। अकबर ने भी डायरेक्ट कंट्रोल में डेक्कन को नहीं लिया। उसने क्या किया, उसने हमेशा डेक्कन से ट्रिब्यूट लिया, यानी कि तुम राजा बने रहो लेकिन मेरे अंडर में रहो। यही काम किसने किया, अकबर ने किया। यही चीज कहां पर हुई, जहांगीर के टाइम पर रही, शाहजहां के टाइम पर रही। लेकिन औरंगजेब ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि इसने डेक्कन के एरिया को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। अब जब डायरेक्ट कंट्रोल में, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक होते हुए बंगाल, ये पूरा एरिया मुगल साम्राज्य के अंडर में आ गया, और राजधानी आपकी यहां पर है। तो अब कहीं, और पूरी पावर एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है। अब कहीं पर दिक्कत होगी, मान लीजिए यहां पर एक घटना घटी, यहां पर किसी ने अटैक किया, तो आप क्या करोगे, भागे भागे आओगे, यहां पर युद्ध करोगे। कुछ दिन चला, 1 महीना 2 महीना युद्ध चला, कई कई बार साल साल लग जाते थे। तब तक आप यहां पर युद्ध निपटा कर जीते हारे जो भी हुआ, तब तक किसी ने यहां पर अटैक कर दिया इधर से, तो अब आप या तो इधर भागोगे या फिर आप इधर भागोगे। और आपने ऐसी पॉलिसी बना ली है कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, कोई आपका वफादार बचा नहीं। आप हर किसी को अपनी रिलीजियस पॉलिसी के दबाव में रखना चाहते हो, हर किसी को चाहते हो कि वो आपके अंडर में आपके हिसाब से रहे। आप अपनी रिलीजियस पॉलिसी किसी के ऊपर थोपना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी आपका वफादार लंबे समय तक रह नहीं पाएगा। अकबर के समय क्या था, सबको साथ लेकर चल रहा था, किसी के ऊपर वो अपनी पॉलिसी बहुत ज़्यादा थोप नहीं रहा। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उदार था, ये भी मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा उदार था, लेकिन इतना उदार तो था कि अपनी क्या था, बीच का एक रास्ता तो निकाल रहा था कि न तुम्हारी न मेरी, ये बीच का रास्ता लेकर चलो, हम भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम भी हमारा सम्मान करो। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ तो ये बात थी कि जो हम कहेंगे वही होगा, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और उसका नतीजा आपने देखा हो कि राजपूतों के साथ क्या किया औरंगजेब ने, भाई उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि तुम क्या करो, मुस्लिम कन्वर्ट हो जाओ। और वो क्या हो गए, राजपूत इससे नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर का साथ दिया तख्ता पलट में। तो कहीं ना कहीं आपने अपने भरोसेमंद लोगों को अपना दुश्मन बना लिया, और सिर्फ आपकी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से। तो इतने बड़े साम्राज्य को आप एक सेंटर से आप बैठकर नहीं संभाल सकते, क्योंकि आपके पास आज की टेक्नोलॉजी नहीं है,
आप क्या थे उस वक्त, इतनी टेक्नोलॉजी और इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं थे, कहीं ना कहीं आपको सबका साथ लेना पड़ता। तो यहाँ पर अकबर की पॉलिसी सक्सेस हुई। उसने कहा कि देखो भैया, ये तुम्हारा राज्य है, मान लीजिए राज्य किसका है, किसी डी का, तो कहा तुम ही राजा रहो, लेकिन तुम हमारे अंडर में रहो, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन तुम्हारी इंटरनल पॉलिसी तुम ही रखो अपने हिसाब से। तो ये डी खुश हो गया, तो अकबर को अपना शहंशाह मानकर उसके अंडर में आ गया। कहा कि भाई इतने बड़े साम्राज्य का जहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर जो एक्स खड़ा है, ये एक्स हमारे ऊपर कभी सब अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो डी भी खुश है। लेकिन जब औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने कहा कि देखो यहाँ से तुम डी हटो, अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, यानी कि अब इसको राजा रहने नहीं दिया। तो अब ये एक्स अगर यहाँ अटैक करेगा, तो ये किसके ऊपर अटैक माना जाएगा, डायरेक्ट मुगल साम्राज्य के ऊपर। अब मुगल सेना और इसके बीच में होगा युद्ध। तो राजा कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी इधर का वॉर संभाल रहा है। तो राजा को जहाँ दिल्ली में होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, बाकी हर जगह है। तो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रही है, खत्म हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। और जो आपके सिपह सलाहकार हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, वो अपने जेब भर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। वो भी आपसे कोई बहुत ईमानदार थोड़े ना है। यहाँ पर जो बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर है वो कोई बहुत ईमानदार थोड़े ना है। उनको तो मौका चाहिए। पूरा इतिहास आप उठा कर देखिए, जैसे ही मौका मिला है उन्होंने या तो तख्ता पलट किया है या फिर अपने आप को मजबूत किया हो। चाहे आप बलबन की कहानी देख लो, चाहे किसी की कहानी उठाकर देख लो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर लागू हो रही हैं। लेकिन जब तक अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, वो क्या थे, वो कंटिन्यू वहाँ पर थे। उन्होंने चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा था। पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को कैपिटल से बाहर रखकर लंबे समय तक आप कहीं ना कहीं अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करते चले जा रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, जब राजा यहाँ पर है ही नहीं, अब मान लीजिए कोई एक फरियादी यहाँ से पहुँचा, यहाँ से कोई एक पर्सन अपना फरियाद लेके पहुँचा न्याय के लिए। अब यहाँ पर जो बैठा हुआ नोबेल है वो इसको सुनेगा, लेकिन इसके हाथ में पावर है ही नहीं कि ये कुछ फैसला दे दे। इस नोबेल यानी यहाँ जो मनसबदार, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ, इसके हाथ में तो पावर नहीं कि फैसला दे दे। तो ये इसकी बातें सुनेगा और सुनकर क्या करेगा, मान लीजिए राजा यहाँ पर है उस वक्त, तो यहाँ से एक मैसेज भेजेगा राजा को। भेजा मैसेज, अब मैसेज जाने में भी टाइम लगेगा। दूसरी बात, क्या ये नोबेल इतना ईमानदार है कि इस व्यक्ति की पूरी बात को ये सही सही लिख कर भेज रहा है? यहाँ पर भी तो डाउट है ना। हो सकता है कि ये नोबेल जो यहाँ बैठा हो कैबिनेट मिनिस्टर, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ना पसंद करता हो, या उसके लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट ना लगता हो, या वो इस व्यक्ति को, इस ट्रेडर को हटाकर अपने किसी व्यक्ति या ट्रेडर को यहाँ पर बैठाना चाहता हो। ये सारी बातें हो सकती कि नहीं हो सकती हैं। तो राज दरबार में नोबल्स के बीच में क्या आ जाएगी, पॉलिटिक्स आ जाएगी। एक दूसरे के खिलाफ क्या हो जाएगी, पॉलिटिक्स करने लगेंगे। अब ये नोबेल हो सकता है कि राजा के पास जो जानकारी भेज रहा हो वो सही भेज रहा है, गलत भेज रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं है। राजा तो यहाँ बैठा हुआ है। अब राजा जब इसकी बात सुनेगा तो यहाँ से एक लेटर अपनी तरफ से लिखकर इसको भेजेगा कि ये फैसला यहाँ सुना दो, ये काम यहाँ कर दो। अब नोबेल को यहाँ पर जो ये नोबेल है, इसको जब ये लेटर मिलेगा तो क्या गारंटी है कि ये वही बात इसको बताए जो राजा ने भेजा, कहा। हो सकता है उसको धोखे में रखकर वो अपनी मनपसंद की बात कर दे और राजा को गलत इन्फॉर्मेशन दे दे बाद में।
दूसरी बात, यहाँ से मैसेज आना फिर यहाँ से मैसेज जाना, तो राजा यहाँ बैठ के कितना दरबार की काम कर पाएगा? जो राजा युद्ध में दिन भर लड़ रहा है, पूरी समय उसका दिमाग युद्ध में है, वो कितना दरबार का काम करेगा? तो इतने काम के लिए कितना होगा, ढेर सारा वक्त लग जाएगा। तो जो न्याय मिलना था या तो बहुत लेट से मिल रहा है या वो मिल ही नहीं रहा है। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है वो दरबार से खत्म होता चला जाएगा। और दरबार से विश्वास खत्म होने मतलब क्या है कि राजा के ऊपर से लोगों का भरोसा खत्म होता चला जाएगा। और आप देखो, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अकबर हो चाहे शाहजहां हो, चाहे जहांगीर हो चाहे शाहजहां हो, इन सब के ऊपर जनता का भरोसा था, खास करके न्याय के लिए। क्योंकि हमने जहांगीर के टाइम पर लिखा था कि चेन ऑफ जस्टिस के बारे में, कि एक सिंपल व्यक्ति को भी, अगर नागरिक को भी न्याय चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है न्याय, तो वो डायरेक्ट उस चेन को खींचकर वो बेल बजा सकता था और उसकी डायरेक्ट सुनवाई जहांगीर करता। अकबर के टाइम पर भी, हर के टाइम पर क्या हो रहा था, दीवाने आम, यानी कि राज दरबार लगता था और आम नागरिक वहां तक राजा के पास डायरेक्ट आकर अपनी बातें कहते थे, सुनते थे, बोलते थे। ये अकबर के टाइम पर होता था, जहांगीर के टाइम पर होता था, शाहजहां के टाइम पर होता था। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर तो क्या हो रहा है, आम व्यक्ति सुल्तान से यानी कि राजा से मिल ही नहीं पा रहा है। शाहजहां औरंगजेब से तो आम व्यक्ति मिल ही नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि उसके नॉबल्स तक उससे खुश नहीं है, उसके ऑफिशियल्स उससे खुश नहीं है, उसकी पॉलिसी से। तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा उस साम्राज्य को भुगतना पड़ेगा। और उसका खामियाजा ये हुआ कि क्या हुआ, आप डिक्लाइन की तरफ चल दिए और आपका कंट्रोल लगभग लगभग खत्म सा हो गया। क्या हो गया, आपका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पर, फाइनेंस पर, हर जगह आपका कंट्रोल खत्म हो गया। बस आप ऑर्डर देने के राजा रह गए। लेकिन उस ऑर्डर की पूर्ति कितनी हो रही है, उस ऑर्डर को कौन मान रहा है, क्या सही तरीके से ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कोई सुनवाई नहीं, इसकी कोई देर। यानी कि आपने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उस ऑर्डर का क्या उस पर सुनवाई हुई, क्या उस पर काम हुआ, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया, इसकी कोई जानकारी इस राजा तक नहीं पहुंच रही है। ना राजा उसका रिपोर्ट ले पा रहा है, क्योंकि उसके पास तो वक्त ही नहीं है। राजा कहाँ बिजी है, राजा तो युद्ध में बिजी है। तो कुल मिला जुलाकर कहानी क्या हो गई, राजा के हाथ से धीरे धीरे चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। राजा कैसा होता जा रहा है, राजा सिर्फ और सिर्फ वॉर में उसका दिमाग लगा हुआ है। राजा सिर्फ वॉर कर रहा है, और वॉर का मकसद क्या है, अपनी रिलीजियस पॉलिसी को बढ़ावा देना। उसके अलावा और कोई काम ही नहीं है उसके पास। पूरे साम्राज्य इस वजह से परेशान है। समझ में आ रही है बात? तो यहां हमने देखा कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य और उसका राजा अगर दिन रात, उसका रूलर अगर दिन रात एक वॉर में लगा हुआ है, तो कैसे वहां की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी इकोनॉमी, सब कुछ तहस नहस हो जाती है, चरमरा जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उस राज्य के हाथ, राजा के हाथ से निकल चुका रहता है। अच्छा, और एक बात, राजा युद्ध तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप 25-25 साल तक कहीं लगातार युद्ध कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी एज भी तो बढ़ रही है। और जब आपकी एज बढ़ रही है तो आपका कैपेसिटी कम हो रही है, आप बूढ़े हो रहे हो, और जब बूढ़े हो रहे हो तो आपकी कैपेसिटी कम होती चली जा रही। तो औरंगजेब के साथ भी तो यही हो रहा है। औरंगजेब की भी कैपेसिटी एज के साथ खत्म होती चली जा रही थी। तो लिखिएगा, द ओल्ड एम्परर। तो एक औरंगजेब अब क्या हो चुका है, एक बूढ़ा राजा हो चुका है। तो ओल्ड एम्परर इन द फार ऑफ डेक्कन, एक बूढ़ा राजा जो डेक्कन में पड़ा हुआ है अपनी राजधानी को छोड़कर।
lost all control, lost all control over his officers या officials, over his officers in capital and the administration grew slack and करप्ट। तो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गई, करप्ट सी हो गई। कोई जवाबदेही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आना है जाना है और अपना प्रॉफिट निकालना है। इसके अलावा किसी के मन में राज्य के प्रति, लोगों के प्रति कोई भी मतलब सहानुभूति या काम करने की, जो अंदर से कहते हैं ना, खुद कोशिश करना कि हम राज्य के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। सब लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा, अपना पॉकेट भरने में लग गए। और राजा तो है ही नहीं दरबार में, तो उसको तो क्या है, जो सूचना भेजी जाएगी वही पता चलेगा ना। और जब सूचना ही गलत भेजी जा रही है तो उसको जानकारी भी सारी गलत मिल रही है, क्योंकि सूचना भेजने वाला भी व्यक्ति क्या हो चुका है, करप्ट हो चुका है। जो औरंगजेब को सूचनाएं भेजी जा रही हैं वो भी सारी गलत भेजी जा रही हैं, क्योंकि दरबार के जो ऑफिशियल है वो सब क्या हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। क्योंकि उनको अब क्या चाहिए, अब साम्राज्य से ज़्यादा अपने पॉकेट की पड़ी है। ठीक है। और जब इस तरह सब कुछ होगा तो क्या होगा, आर्ट एंड लर्निंग डिकेड, यानी कि जो आर्किटेक्चर और लर्निंग से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग दरबार छोड़कर जाने लगेंगे, क्योंकि उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, वो किसके लिए काम करें, आर्ट और आर्किटेक्चर वाले, लर्निंग वाले लोग तो राजा के रहमो करम पर ही है ना। अगर राजा ही नहीं उन सबों को इनकरेज कर रहा है तो फिर किसके लिए काम करेंगे। तो वो सब लोग छोड़ कर चले जाएंगे, या यूं कहिए कि राज दरबार ही उनको छोड़ देगा। वो लोग छोड़े उससे पहले राज दरबार ही उनको छोड़ देगा, कहेगा कि आप लोग अब यहाँ से जाइए। तो क्या होगा, डिकेड एट द withdrawal of imperial patronage। तो जिस मुगल दरबार में तानसेन जैसे संगीतकार थे, बिशन दास जैसे पेंटर थे, पोर्ट्रेट बनाने वाले स्पेशलिस्ट थे, जिनको दूसरे देश के लोग अपने यहाँ बुला बुलाकर पोर्ट्रेट बनवाते थे, जिस मुगल दरबार में क्या थे, इतने अच्छे अच्छे आर्ट आर्किटेक्चर, जिस मुगल दरबार के लोगों ने क्या कहते हैं, ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया, और न जाने कितनी इमारतें बनवा दी, उस आज के डेट में औरंगजेब के टाइम पर उस मुगल एम्पायर में ना कोई आर्किटेक्चर है, ना कोई लर्निंग वाला व्यक्ति है, ना कोई म्यूजिशियन है, ना ही कोई पेंटर है, कोई नहीं है। सबको क्या किया गया, सबको दरबार से निकाल दिया गया, यानी कि जो इम्पीरियल पैट्रोनेज था वो हटा लिया गया। कहा कि अब हम आपको कोई सैलरी, कोई पैसा कुछ नहीं देंगे, आप लोग यहाँ से जाइए। कॉमा करके लिखिएगा, नॉट ए सिंगल ग्रैंड एडिफाइस finally written manuscript or exquisite
पिक्चर commemorates औरंगजेब्स regime. EDIFICE फाइनली रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट और इसकी पिक्चर कॉमरेड्स औरंगजेब रेन. तो रेन तो भाई जब आपके दरबार में कोई कलाकार ही नहीं है, कोई लिखने वाला व्यक्ति है ही नहीं, कोई पेंटर है ही नहीं, तो कौन बनाएगा आपके पोर्ट्रेट, कौन लिखेगा आपके बदले कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ भी तो नहीं रहेगा. तो आपकी हिस्ट्री क्या हो गई, एक तरह से अनरिटेन सी हो गई. आपकी हिस्ट्री क्या हो गई, अनरिटेन सी हो गई. तो आप अब उस दरबार में, जिस दरबार में तानसेन बिशनदास जैसे लोग होते थे, उस दरबार में जहाँ पर ताजमहल जैसा आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया गया, उस दरबार में कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वाला तक नहीं बचा, कोई राजा की पोर्ट्रेट, उसकी फिगर फोटो बनाने वाला तक नहीं बचा. ये हालत हो गई थी औरंगजेब के टाइम पर. ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गए. अब आते हैं इसके नेक्स्ट. तो ये रब करते हैं, इसके नेक्स्ट लिखते हैं.